Hello students, this is Dinesh, your science teacher from Azad High School. So students, आज की क्लास स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी करंटली क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं। ये आज की वीडियो स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो 90% चांसेस हैं कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जा सकते हैं या आएंगे, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, वही सेम क्वेश्चंस आपको साइंस के पेपर के दिन क्वेश्चन पेपर के अंदर भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आज की खास स्पेशल होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन जो है वो आने वाले दिनों में फेस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स तो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज साइंस सब्जेक्ट के अंदर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि क्लास 10th के हिंदी का पेपर कैसा गया है। हिंदी की पेपर की चर्चा तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है कि किस तरह का एग्जामिनर ने हिंदी का पेपर सेट कर दिया था। जो बोर्ड का पैटर्न, जो बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लास 10th के हिंदी का बोर्ड मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड किया है, उससे बिल्कुल डिफरेंट आया हुआ था पेपर। तो वहां से कुछ स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो है वो वहां पे फर्क आने वाला है। जो स्टूडेंट अच्छा स्कोर करने वाले थे, मे बी हिंदी के पेपर की वजह से उनकी परसेंटेज में 1-2-3% का जो है वो फर्क देखने को मिल सकता है। तो उस परसेंटेज को आप साइंस और आने वाले पेपरों के अंदर कवर कर सकते हैं अच्छी से मेहनत करके। तो आज की वीडियो के अंदर मैं क्लास 10th की साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो उस दिन साइंस के पेपर वाले दिन आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट फिजिक्स सेक्शन से। फिजिक्स सेक्शन में हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 8 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिक्स का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक 5 नंबर के लिए आता ही आता है। अब वो 5 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा वो मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए एग्जामिनर ने सेट किया होगा फिजिक्स सेक्शन में से, वो कौन सा हो सकता है? कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स बेटा। किसकी रे डायग्राम्स? कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स। और कौन सी रे डायग्राम्स हो सकती हैं बेटा? सबसे पहले बिटवीन पोल एंड फोकस, ये एक कनकेव मिरर है, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होगी? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा फोकस, अगर फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इसकी इमेज की फॉर्मेशन कहां पे बनेगी? तीसरा इंपॉर्टेंट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखी जाए तो इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होगी? और लास्ट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे होगा तो इमेज की फॉर्मेशन कहां पे होगी? तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए एग्जामिनर ने ये सेट किया हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइए, 101% करके जाइए इसको। ये आने वाला क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन के अंदर लास्ट के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कोई और टॉपिक ऐसे नहीं है जो 5 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बेटा, 5 नंबर बड़ी ज्यादा अहमियत होती है 5 नंबर की लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन की, क्योंकि इतने सारे मार्क्स एक ही क्वेश्चन से आपको मिल। और ये क्वेश्चन है भी कैसा? सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने, आपने नेचर बताना है, साइज बताना है और पोजीशन बतानी है इमेज की किस तरह की होगी। ऑलरेडी आपने बार बार रिवाइज करके किया हुआ है इस क्वेश्चन को, तो और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये अगर आए क्वेश्चन तो 5 नंबर तो आपके बिल्कुल कहीं जाने ना पाए। अंडरस्टैंड? डायग्राम को ड्रॉ करें पेंसिल के साथ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। दूसरा क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम में से आ सकता है बेटा। कन्वेक्स लेंस की रे डायग्राम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, दूसरा बिहाइंड 2f डैश, और तीसरा बिहाइंड एफ एंड लेंस, सॉरी बिटवीन एफ फोकस एंड लेंस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, लेंस मींस ऑप्टिकल सेंटर जो होगा उसके बीच में। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो आपको करके ही जाना है, ठीक है।
अगर स्टूडेंट नहीं करके जा रहे हैं तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई स्टूडेंट नहीं होगा। मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूं ये, उससे बड़ा बेवकूफ कोई स्टूडेंट नहीं होगा अगर ये इन दोनों क्वेश्चंस को नजरअंदाज करके चलता है तो। ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मैं हर चैप्टर से आपको 5-6 क्वेश्चन ही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 90% देखने को मिलेंगे, 90%। अंडरस्टैंड। तीसरा, कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स करके जाइए जरूर। कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ये और में आ सकता है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो 5 नंबर वाला बेटा क्वेश्चन होता है वो और में होता है, मीन्स वो 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपको 100% बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाइए, कन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाइए। इन दोनों में से किसी भी पार्ट में से न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो पूछा जा सकता है, आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, 5वां क्वेश्चन जो आपने इस लेसन में से करना है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सॉरी थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब विद द प्रॉपर डायग्राम। ग्लास स्लैब की में लाइट रिफ्रैक्ट कैसे करती है, ये क्वेश्चन आपने जरूर करना है। ठीक है, जैसे लाइट रे आई, बेंड करेगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, फिर बाहर निकलेगी, बेंड करेगी, मीडियम चेंज हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने जरूर करके जाना है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में लाइट रिफ्रैक्ट किस तरह से करती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपने इसमें से करना है, कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मींस कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती? अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें लाइट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी बेटा? पता है किसी को? कौन सी कंडीशन है वो? समझ लीजिए, अगर तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है बेटा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो कॉमन सी बात है कि वो क्या करेगी? बेंड करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी होती है कि जिसमें अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो बेंड नहीं होगी, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। कौन सा हो सकता है वो मीडियम? सॉरी, कौन सा हो सकती है वो कंडीशन? वो कंडीशन ये है कि अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली पड़ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है परपेंडिकुलरली, तो बिना बेंड किए वो पास कर जाएगी। जैसे ये ग्लास स्लैब था, हमारा ग्लास स्लैब है, ये कौन सा है? डेंसर मीडियम है ये। ग्लास इज अ डेंसर मीडियम, बाहर मीडियम कौन सा है? एयर है। तो एयर से जब ग्लास में जाएगी तो बेंड होनी चाहिए, बट इस केस में बेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसका रीजन आपने ये लिखना है, क्योंकि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली 90 डिग्री से पड़ती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, 90 डिग्री से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। तब लाइट रे बिल्कुल भी बेंड नहीं करेगी। ये 1 नंबर 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो भी आपको टॉपिक्स बताए हैं उसमें से आपको एक एक नंबर के न्यूमेरिकल्स, सॉरी एक एक नंबर के एमसीक्यूज भी जरूर देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज के लिए आप क्या करके जाइए, एमसीक्यूज के लिए पावर ऑफ लेंस वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए, उसमें से एमसीक्यू एक पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आप जो प्रिंसिपल फोकस, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, प्रिंसिपल फोकस, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, लेटरल इन्वर्जन, वो वाला भी छोटा छोटा पार्ट करके जाइए, उसमें से भी आपको एक आदम क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसमें से बेटा टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स में वेरी शॉर्ट आंसर कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के लिए, टोटल 4 मार्क्स हो गए। और एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क हो गया, टोटल कितने हो गए? 5 मार्क्स हो गए। अंडरस्टैंड। तो 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से 2-2 मार्क्स के लिए। अब वो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हो सकता है कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायग्राम ड्रॉ कीजिए ह्यूमन आई की, या अगर वो नहीं आता तो कंस्ट्रक्शन, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आएगी। और थर्ड पार्ट है इसका कि वर्किंग कैसी होगी।
कि ह्यूमन आई वर्क कैसे करती है, किस तरह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो ये पार्ट जो है वो जरूर पढ़ के जाइए 2 मार्क्स के लिए, किसी एक पार्ट में से, या तो कंस्ट्रक्शन आ जाएगी 2 मार्क्स के लिए, या तो वर्किंग आ जाएगी, या फिर डायग्राम आ जाएगी 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका ये बन जाएगा ह्यूमन आई से। दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो कौन सा है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, बड़ी बार देखा गया क्वेश्चन में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वही क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, हर चैप्टर से आपको 5 या 6 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से ही क्वेश्चन पेपर में आपको साइंस वाले दिन, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे, आपके हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर देगा, तो ये क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड? तो एक क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, प्रेसबायोपिया किसे कहते हैं, हायोपिया किस तरह से कॉज होता है, क्या रीजन है कि जिसकी वजह से मायोपिया होता है, उसकी करेक्शन कैसे की जाती है, हाइपरमेट्रोपिया के पीछे का क्या कॉज है, उसकी करेक्शन क्या है, और प्रेसबायोपिया क्या होता है, उसे करेक्ट कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन बेटा, रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म से किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रे डायग्राम तो यही होगी, किस तरह से लाइट रे आई, बेंड की, देन अगेन बेंड की। ये आपकी डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है। प्रिज्म क्या होता है बेटा, व्हाट इज द ट्राइंगुलर प्रिज्म? ट्राइंगुलर प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसके 2 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ये ध्यान रखना, 1 नंबर के लिए आ सकता है आपको कि ट्राइंगुलर प्रिज्म के कितने, ट्राइंगुलर प्रिज्म के कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, कितनी रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं। अभी तो मेरे पास यहाँ पर प्रिज्म नहीं है, अगर होता तो मैं आपको जरूर दिखाता उसको। तो 3 उसके क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर साइड्स होती है बेटा, 1 नंबर के लिए पढ़ के जाना है। 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं और 2 ट्राइंगुलर साइड्स होती हैं, 2 ट्राइंगुलर साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एक क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि ट्राइंगुलर प्रिज्म या ट्राइंगुलर प्रिज्म, जो ग्लास प्रिज्म होता है, उसकी कितनी रेक्टेंगुलर साइड्स होती है और कितनी कौन सी ट्राइंगुलर साइड्स होती है, तो ये पढ़ के जाना आपने। ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट? सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे सूरज जो है वो लाल रंग का क्यों दिखता है? लाल रंग का, जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है, उस समय आप अगर नोटिस किया होगा तो सूरज का कलर लाल होता है। क्यों होता है, ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइए जरूर। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। इलेक्ट्रिसिटी में से बेटा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहले वो देख लेते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, किस तरह से आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 1 2 नंबर के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 1 3 नंबर के लिए, और एक आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। टोटल हो गए आपके कितने, 3 2 5 एंड 1 6 मार्क्स। तो इसमें से भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, और एक 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से भी 5-6 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी में से आपको 90% चांसेस है कि इसी में से आपको 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। सबसे पहले ओम्स लॉ पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, और एक और चीज होती है जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, वो आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। एक्चुअली में सीरीज की एडवांटेजेस करनी है और डिसएडवांटेजेस आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की करनी है, कि सीरीज में अगर हम कनेक्शन करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस है, और पैरेलल में अगर करेक्शन करते हैं तो उसकी क्या डिसएडवांटेजेस है। 2 नंबर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाइए, जरूर जरूर पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट, पावर के ऊपर और एनर्जी वाले टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर के और एनर्जी के। ठीक है, ये दोनों पार्ट के न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है।
एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस, जैसे टोस्टर में यूज होता है, गीजर में यूज होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में पढ़ के जाइए। 2 नंबर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। अंडरस्टैंड? तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर पढ़ के जाइए इसको। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 7 मार्क्स के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सबसे पहला सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए लाइट वाला चैप्टर है, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई साहब, 7 नंबर का। समझ रहे हैं? अगर 8 नंबर पहले वाले में से पूरे ले लिए आपने, 7 नंबर में इसमें से पूरे ले लिए, तो समझ लो फिजिक्स हो गई आपकी। और केमिस्ट्री में भी इसी तरह से 1-2 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिए जो पास होने वाले, ये मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो पास होना चाहते हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और अभी बस यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, कहां से क्वेश्चन अच्छा से मिल जाए, कौन सा टीचर हमें ऐसा मिल जाए जो हमें ऐसे क्वेश्चन बता दे कि जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो बेटा 100% तो कोई टीचर ऐसा नहीं बता सकता कि जो पूरा का पूरा आपको पेपर बता दे, कि भविष्यवाणी कर दे कि यही क्वेश्चन आने। हर एक टीचर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर करके आपको कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं मिलने वाला जिससे आप पास हो जाएंगे। उसके लिए बैठना पड़ेगा, क्वेश्चंस नोट कीजिए, फोन को बंद कीजिए और डट के पढ़ना शुरू कर दीजिए, तभी आपका बेड़ा पार होगा। नहीं तो स्क्रॉल करते रहोगे करते रहोगे, हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे और बाद में बोलोगे इतने क्वेश्चन कहां से याद करूं, वो नहीं हो पाएगा। बी फोकस, फोकस अपना बना के रखिए, एक लिमिटेड क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए जो पास होना चाहते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए, 5-5 6-6 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इन्हीं को पढ़ लीजिए। 100% गारंटी अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप पास हो ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको फेल होने से, ठीक है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, पढ़ लेना इसको अच्छे से। और स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या करने के लिए, टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सेकंड क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सोलेनोइड, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैसा पैटर्न बनता है, सोलेनोइड क्या होता है उसके बारे में पढ़ के जाइए, और सोलेनोइड की वजह से किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है उसको पढ़ के जाइए, और स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की किस तरह से किस पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर सोलेनोइड होगा तो उसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो भी पढ़ के जाइए। स्ट्रेंथ, अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनोइड, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोलेनोइड की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। सोलेनोइड जो कि एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर के लिए कहीं पे भी आ सकता है ये। और कुछ टर्म्स हैं, अर्थिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग और इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाइए। ये 5 क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाइए। 90% चांसेस है कि इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर के अंदर दिख जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी हाँ, सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री सेक्शन। अब केमिस्ट्री सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं हम। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें से बेटा टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बड़ा ही इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का कि मैं क्या बताऊं। सबसे इजी चैप्टर और सबसे छोटा चैप्टर, 1 घंटा क्या आधे घंटे के अंदर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, आधे घंटे के अंदर इस चैप्टर को पढ़ के फेंक सकते हैं। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन यहां से बता रहा हूं मैं आपको, बैलेंसिंग तो करके ही जाइए। जो बैलेंसिंग वाला पार्ट जिसको नहीं आता उसकी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर बनी हुई है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार देखिए, लेकिन करके जाइए जरूर। जो ये क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है, फिर से कहूंगा कि उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। बेवकूफ हम किसको कहते हैं, जिसको ये पता होता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी वो उसको नजरअंदाज कर दे, फिर भी कहे कि नहीं यार छोड़ देता हूं, क्या करूंगा इसका, देख लूंगा पूछ लूंगा। बेटा देख लोगे पूछ लोगे, लेकिन उस दिन क्या करोगे जिस दिन एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा, कोई बोर्ड की टीम आके आपके एग्जाम सेंटर में आके बैठ जाएगी, उस दिन किससे पूछोगे।
कहाँ से देखोगे? नहीं देख पाओगे। तो उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो कि कैसे हम इन क्वेश्चन को कर सके, कैसे समझ सके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने ही आने हैं। एग्जामिनर छोड़ ही नहीं सकता इन क्वेश्चंस को। अंडरस्टैंड? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ के जाइए, जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा एक और रिएक्शन पढ़ के जाना इसमें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा, वो मैं लिखना भूल गया था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ के जाइए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तीनों पार्ट, इसके तीनों एग्जांपल पढ़ के जाइए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा होता था, सनलाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीनों एग्जांपल करके जाइए, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये पढ़ के जाना जरूर। उसके बाद रेंसिडिटी और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है क्वेश्चन, और व्हाट आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से मैंने 4 ही क्वेश्चन दिए हैं। ये चारों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से रट लीजिए इसको। बैलेंसिंग वाला तो रट नहीं सकते, उसके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो 100% है कि आना ही आना है, इसको नहीं छोड़ सकता एग्जामिनर, बैलेंसिंग वाला। अब वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि एग्जामिनर ने नहीं डाला इस बार ये, ठीक है। जैसे क्लास 12 के खाली सीबीएसई के पेपर में हुआ, इतना हार्ड पेपर डाल दिया कि सबके तोते उड़े हुए। तो वो आपके साथ ना हो जाए, वो भगवान से आप प्रार्थना कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थर्ड चैप्टर है, पहले पीरियोडिक टेबल भी हुआ करता था, लेकिन वो चैप्टर 2-3 साल पहले कट हो गया सिलेबस में से। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 नंबर के लिए पूछा जाता है, 8 नंबर के लिए। इसमें से लॉन्ग आंसर आना ही आना है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन हो सकता है देख लीजिए। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ के जाइए। ये क्वेश्चन बड़ी बार बोर्ड में देखा गया है। दूसरा क्वेश्चन, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, व्हाई इट फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कैटिनेशन वाला जो क्वेश्चन है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी जो कार्बन की होती है, ये वो वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ के जाइए। आइसोमर्स क्या होते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है हेक्सेन के और पेंटेन के, ये 2 पढ़ के जाइए, आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे मिथेनेल आ गया, ब्रोमोपेंटेन आ गया, इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप में से स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आते हैं, वो क्वेश्चन तो पढ़ के जाइए जरूर। इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डायग्राम बनानी है उसकी, उसका स्ट्रक्चर बनाना, और सूखे नंबर है उसके भाई साहब। क्या पता 5 के 5 नंबर ही इसी में से आ जाए, पांचों के पांचों क्या पता फंक्शनल ग्रुप में से ही आ जाए, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप से ही आ जाए। और टाइम कितना लगेगा इसको सॉल्व करने में, हार्डली 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर आप 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वही कर पाएंगे जिन्होंने पूरे साल भर प्रैक्टिस की है। अभी भी कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी कर सकते हैं, लेकिन फोकस होके पढ़ लीजिए। अभी जो 2 दिन है पढ़ लीजिए, छोड़िए मत, ठीक है। चलिए, इथेनोइक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, इसको पढ़ के जाइए। इसमें से तो एक ना एक आपको 5 नंबर के लिए क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 5 नंबर की गारंटी मैं देता हूं। इसमें से इन 6 में से कोई एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए आएगा ही आएगा। ज्यादातर कौन सा, हाइड्रोकार्बन, आइसोमर्स, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के लिए आएंगे। बाकी क्वेश्चन जो है वो जैसे 2 नंबर के लिए बाकी टॉपिक में से आ सकता है, और 1 नंबर वाला तो किसी कहीं से भी आ सकता है। 1 नंबर वाला तो जो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जामिनर कहाँ से डाले, लेकिन 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है उसकी गारंटी जो है वो मैं दे सकता हूँ कि इन टॉपिक में से आपको आ सकते हैं, ठीक है। 90% श्योरिटी है कि इन्हीं टॉपिक में से आएगा, 10% फिर भगवान भरोसे। नेक्स्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में शॉर्ट आंसर बेटा कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के लिए 6 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन आएगा 1 नंबर के लिए 1 मार्क्स। टोटल 7 मार्क्स का इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का,
ठीक है, 7 नंबर के लिए इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी आपने किस किस की पढ़ के जानी है? रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल की रिएक्शन एयर के साथ, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ और मेटल की रिएक्शन सॉल्ट के साथ। ये 4 रिएक्शन पढ़ के जाइए केमिकल रिएक्शंस में। डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है वो पढ़ के जाइए। फॉर्मेशन, इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जरूर पढ़ के जाइए। अमोनिया जो कि एक कोवैलेंट कंपाउंड है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इन कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी पढ़ के जरूर जाइए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? उसके लिए 2 मेथड होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, इसको पढ़ के जाइए जरूर। व्हाट इज मीन्ड बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर के लिए आ सकता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डायग्राम के साथ क्वेश्चन पढ़ के जाइए। अरेंज द मेटल अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर पढ़ के जाइए। जो 8-10 एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे बिलोंग करते हैं, कहाँ पे किसका नंबर आता है, उसको लर्न करके जाइए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में ये एग्जामिनर 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में से। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा टोटल। 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, ठीक है, 4 और 1 5 मार्क्स हो गए। अब इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ के जाइए। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है। एसिड को डिटेक्ट करने के लिए, बेस को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, किस तरह से होता है? जैसे ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज होगा तो क्या होगा, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज होगा तो क्या होगा, पिंक कलर आएगा तो क्या होगा, फिनोक्सिलिन के साथ होगा तो क्या होगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ के जाइए। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, सॉरी फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले रट के जाइए, पढ़ के जाइए। किस किस के कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के फॉर्मूले क्या होते हैं? जैसे कॉपर सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बाद आपका सोडियम सल्फेट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट पढ़ के जाइए, उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कौन कौन से केमिकल्स कॉमन सॉल्ट से हमें मिलते हैं उसके बारे में पढ़ के जाइए, इस प्रेपरेशन पढ़ के जाइए। ज्यादातर वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। इसकी प्रेपरेशन भी पढ़ के जाइए, ठीक है, कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उसकी रिएक्शंस पढ़ के जाइए। पीएच का हमारा डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, उसमें से 2-3 टॉपिक्स हैं। पीएच कॉज, टूथ डिके में किस तरह से पीएच इफेक्ट करता है, सॉइल पीएच में किस तरह से इफेक्ट करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से इफेक्ट करता है। ये पीएच वाला क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये 4 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री के हो गए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाते हैं, मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। अगर आप जिन्होंने पूरे साल पढ़ा नहीं, सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो अगर वो इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और पिछले साल के 4 से 5 सॉल्व पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे या मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेंगे, तो 90% चांसेस है कि वो फेल नहीं हो सकता बच्चा, बिल्कुल नहीं फेल हो सकता। जिसने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए और जिसने आज की वीडियो को पूरा देख लिया और ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जा रहा है, तो 90% चांसेस है वो फेल बच्चा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से लिस्ट बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और जो स्टूडेंट्स 100% स्कोर करना चाहते हैं वो तो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़िए, हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, उस चीज की तैयारी रखिए। डिटेल में हर एक लेसन को कवर कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको ज्यादा टाइम दीजिए, तभी जाके आप 100% स्कोर कर पाएंगे। और साइंस एक सब्जेक्ट वैसा है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज के पेपर में फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी होती है, मिस्टेक्स लैंग्वेज
में मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती है, बट साइंस के पेपर में अगर आपने लिखा बिल्कुल साफ है, सुंदर लिखा है, हर एक आंसर के नीचे आपने लाइंस डाली हैं, मेन मेन पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन किया हुआ है, जो मेन पॉइंट्स है, जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर मेरे इन पॉइंट्स को जरूर देखे, उसको उसके नीचे पेंसिल के साथ अंडरलाइन जरूर कीजिए। राइटिंग को बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, तभी आपके मार्क्स जो है वो आएंगे। अब इसके बाद हमारा रह गया सेक्शन कौन सा वाला बेटा, बायो का। तो बायो के लिए मैं इसी के वीडियो में मैम को बुलाऊंगा कि वो मैम जो है वो आके बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके साथ शेयर करें, ताकि आप बायो में भी अच्छा स्कोर कर सके। Now let's start with biology section. क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी का पेपर 28 मार्क्स का आता है। अब हम वन बाय वन सभी चैप्टर्स को देखेंगे और देखेंगे कि हर चैप्टर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 8 मार्क्स में से भी शॉर्ट आंसर टाइप होगा एक और साथ में लॉन्ग आंसर टाइप होगा एक क्वेश्चन, यानी कि एक 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। ध्यान दीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप में आपको हमेशा फर्स्ट चैप्टर से ही आते हैं। अब यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी कि कुछ आपको क्वेश्चन आएंगे इसमें, फोटोसिंथेसिस, द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है वो जरूर करके जाइएगा। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको अच्छे से करनी है, क्या रेस्पिरेशन कैसे होती है, क्या प्रोसेस है, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब देखिए, बेसिकली जो रेस्पिरेशन सिस्टम है ना, उसके ऊपर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो आपको जस्ट नॉर्मल 2-3 चीजें आपको करनी है। दूसरे एनिमल्स के ऊपर हो जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स के जो रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होते हैं वो थोड़ा बहुत आप करके जाएंगे। फिशेस जो होती हैं उनको डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में कितना अवेलेबल होता है, इस पे भी आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एंड देन आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसमें भी बेसिक बेसिक आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से ऑक्सीजन जाता है, क्या क्या पार्ट होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है। और लास्ट में एल्वोलाई में जाके जो ऑक्सीजन जो है वो किस में डिजोल्व होता है। ओके, तो ये बेसिक आपने करना है। नेक्स्ट आता है पार्ट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ना है। ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं आपकी वीन आर्टरीज, ठीक है, इसके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत करना है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक भी आप पढ़ के जाएंगे जो है ब्लड एंड उसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है। ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह, तो इनके बारे में भी आपने 2 to 3 लाइंस का करके रखना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब इस बार जो है इस साल ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स वाला पार्ट हटा दिया गया है, यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो अब नहीं आएंगे। हमने सिर्फ पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, हाउ द वाटर एंड मिनरल्स इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स एंड हाउ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है एज वेल एज 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से इसको रीड आउट करना है। मेरे हिसाब से माने तो इसको 5 नंबर के लिए ही करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये भी सेम 5 नंबर के लिए भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो करनी ही करनी है, साथ में ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक के तीनों पार्ट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम 5 यहाँ पे डाइजेशन इन एनिमल। अब डाइजेशन में जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपको डिटेल में करना है फॉर द 5 नंबर के लिए। इसमें भी डाइजेशन आता है, ठीक है। जो डाइजेशन के 2 क्वेश्चन है हमने हमेशा सुने हैं, एक होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को इलैबोरेट करना, उसके 5 प्रोसेसेस का, और दूसरा आता है एलिमेंट्री कैनाल को, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, एलिमेंट्री जो कैनाल है हमारी उसको करना। अब जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेशन वाला है वो 2 क्वेश्चन तो आप लॉन्ग के लिए करके जाएंगे।
इसके अलावा एक दो और क्वेश्चंस हैं जो आपने बहुत ही बारीकी से पढ़कर जाना ही जाना है। पहली चीज, हर्बीवोर्स का इंटेस्टाइन लॉन्ग क्यों होता है एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स एनिमल्स, ठीक है, एक ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से पोर्शंस आते हैं, व्हेन द फूड डाइजेस्टेड इन द स्टमक वाला पोर्शन में, तब कौन कौन सी सिक्रेशंस होती है, कैसे डाइजेशन होता है, दैट थिंग। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन को अच्छे से कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको पता चलता है कि फैट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए ऐसा भी पूछते हैं कि फैट कैसे डाइजेस्ट होता है और कहाँ होता है, तो वो वाला पोर्शन भी आपने क्वेश्चन का ये करना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, माउथ से ही उसकी डाइजेशन ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे भी आपने थोड़ा थोड़ा बेसिक जो है 3 नंबर के लिए यहाँ पे ये डाइजेशन वाले पार्ट को इस तरह से करना है। और लॉन्ग के लिए तो आपके पास 2 क्वेश्चन है ही डाइजेशन के, एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन को एक्सप्लेन करना विद द 5 प्रोसेसेस, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन करना, उसके सारे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चंस में से आता है एक्सक्रीशन और नेफ्रॉन के ऊपर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी विद डायग्राम अच्छे से आपने करना है, ठीक है, और नेफ्रॉन को भी करना है। वैसे पिछले साल के बोर्ड में नेफ्रॉन आया था, तो इस साल थोड़ा कम चांसेस है, बट स्टिल नेफ्रॉन को विद डायग्राम कीजिए। साथ में किडनी और किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं, 1 2 3 याद करके जाइएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर में से। मूव ऑन करते हैं टू द सेकेंड चैप्टर, जो कि है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से टोटल 6 नंबर का आपको आने वाला है, ठीक है। 6 नंबर का इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू 1 नंबर की, वेरी शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, और शॉर्ट भी एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अब एमसीक्यूज तो जब आपने चैप्टर पढ़ाई है तो इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एमसीक्यूज क्वेश्चंस। नेक्स्ट आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप में यूजुअली इस चैप्टर में हमें ये चीज, प्लांट एंड एनिमल हॉर्मोन्स का जो टॉपिक है वो हमें बहुत 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 ज्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। प्लांट हॉर्मोन्स जितने हैं वो भी, एनिमल हॉर्मोन्स और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो भी, ये दोनों ही बहुत हमें अच्छे से करने हैं। प्लांट हार्मोन्स 5 6 जितने भी हैं उनके 2 2 फंक्शंस आप कर लीजिए। एंड एनिमल हार्मोन्स में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है एड्रेनलिन वाला क्वेश्चन, थायराइड, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, या फिर ओवरी जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं और मेल हार्मोन्स होते हैं उनसे थोड़े बहुत रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट में आपको रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम जैसे न्यूरॉन की डायग्राम, थोड़ा बहुत क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है। इफेक्टर और रिसेप्टर्स कैसे वर्क करते हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ हैंड कैसे होती है, कौन कौन से सिग्नल हमारे ब्रेन को जाते हैं, देन कौन सी उसको नर्व लेके आती है, तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। शॉर्ट में आपको ये 2 चीजें थोड़े डिटेल में करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल हार्मोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, एंड ह्यूमन ब्रेन का बेसिक बेसिक जो 3 पार्ट और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है, ये इस चैप्टर में से आपने करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में से टोटल 5 मार्क्स का आएगा। अब 5 मार्क्स में भी एक एमसीक्यू और एक रीजन एंड असर्शन वाला आएगा, मतलब 2 चीजें आपको एक एक नंबर की आएंगी, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और दूसरा रीजनिंग एंड असर्शन वाले, वेरी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आएगा एक शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर का। अब उसमें से आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो 5 6 पार्ट्स हैं उनका बहुत थोड़ा बहुत आपने करना है, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन वगैरह का। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के भी तीनों पार्ट आपने करने हैं, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग वाले, कटिंग वाले, ठीक है। फ्लावर्स एंड उसके टाइप्स, फ्लावर्स के जो पार्ट है उनके बारे में भी डिटेलिंग आपने पढ़नी है विद डायग्राम। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन को भी आपने डिटेल में करना है। उसके बाद आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस से कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये भी आपने इसमें पढ़कर जाना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है
दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो भी आपने एक दो चीजें करके ली है। अब यहाँ पे तो सिंपली आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 3 नंबर के लिए ही अपनी स्टडी इस चैप्टर से रखनी है। नेक्स्ट आते हैं 4th यूनिट में, दैट इज हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। यहाँ पे टोटल आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक एमसीक्यू या रीजनिंग एंड असर्शन वाला, एमसीक्यू भी आ सकता है या रीजनिंग वाला एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शनल है। और एक आपको शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा 3 नंबर्स के लिए। अब शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक को देखना है, एक द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ही आते हैं, ट्रेट्स इन हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, या फिर जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट से मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी आपने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पीशीज एंड स्पेसिएशंस के ऊपर, इनकी डेफिनेशन करके जानी है, ठीक है। इनके जो इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी होते हैं, हाउ स्पेसिएशन ऑकर, वो भी आपने देख के जाना है, ठीक है। थोड़ा सा जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी आपने इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन आता है डीएनए कॉपिंग का, ठीक है। ये भी आपको इस चैप्टर्स में करना ही करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डीएनए कॉपिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर्स में से जो आपने टॉपिक करने हैं वो ये रहेंगी, ऑल राइट। और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, इसलिए जब भी आप रीड करें तो ओनली फॉर द 3 मार्क्स। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, आवर एनवायरमेंट। अब ये चैप्टर में से 5 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 तो एमसीक्यू या रीजन एंड असर्शन इसमें आ जाएंगे, तो 2 नंबर तो आपके यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे एमसीक्यू में से, ठीक है। बाकी के जो 3 नंबर यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो आपने टॉपिक करने हैं दैट वुड बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को भी आपने अच्छे से पढ़ना है कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वो इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को एक्सेट्रा, जिसमें कि 3 चीजें आ जाती है आपके, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आते हैं आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है और इसके क्या इफेक्ट होते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब प्लांट्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह या जो चीजें हम डालते हैं एज अ फर्टिलाइजर, तो जब उसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के एनिमल्स खाते हैं तो उनके अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाती है केमिकल सब्सटेंसेस, देन उनको सेकंड ट्रॉपिक लेवल के खाएंगे तो उनकी बॉडी में वो एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंटली एक्यूमुलेशन ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेस ही क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। नेक्स्ट चीज आती है ट्रॉपिक लेवल्स, जो हर ट्रॉपिक लेवल्स पे कौन कौन सी चीजें होती हैं, फर्स्ट पे क्या आते हैं, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, फोर्थ पे क्या, ये आपने पढ़ने हैं। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी है, उनको भी देख लीजिए, जिसमें न्यूमेरिकल्स में हमारा कौन सा लॉ लगता है, 10% लॉ, ठीक है। इसमें अगर कोई भी आपको न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो उसमें हम यूज करते हैं 10% लॉ को। अब ये 10% लॉ होता क्या है, हमें पता है हमारे क्या होते हैं, सन से जो भी एनर्जी होती है वो सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के प्रोड्यूसर्स को जाती है, ठीक है। ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स होते कौन है, प्लांट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आ जाते हैं प्लांट्स। अब यहाँ से जो एनर्जी जाती है वो हमेशा 1% जाती है, क्या जाती है, हमेशा 1% जाती है। बाकी जितने भी लेवल्स में ये जाएगी, प्रोड्यूसर्स से यहाँ पे जाएगी हर्बीवोर्स में, ठीक है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, कार्निवोर्स से टॉप, तो हर लेवल पे 10% एनर्जी का फ्लो होता है, दैट इज द 10% लॉ, कि हर लेवल में कितना फ्लो जाएगा, 10% एनर्जी का। बट फ्रॉम द सन टू द प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्स्ट टॉपिक लेवल में जो होते हैं उससे सिर्फ 1% ही जाता है। तो अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए तो हमेशा याद रखना, सन से प्रोड्यूसर्स में यानी कि प्लांट्स में 1% एनर्जी जाती है, देन आगे हर लेवल पे 10% घटकर जाती रहेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ भी जाए फूड चेन से तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ट्रॉपिक लेवल में आपके 2 चीजें आ जाएंगी, एक फूड चेन और एक फूड वेब, इनकी डेफिनेशन, एक दो एग्जाम्पल
कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमने बहुत बार देखा भी है, पढ़ा भी है। ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। ओजोन लेयर होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये इफेक्ट कैसे करती है, अगर ओजोन लेयर हो तो क्या होता है, अगर ना हो तो क्या हो सकता है, ये चीजें आपने यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट आता है वेस्ट डिस्पोजल के मैनेजमेंट के मेथड्स, ठीक है। ये 4-5 मेथड हमने पढ़े हैं। इसके बारे में भी आपने हर एक मेथड, या हर एक मेथड भी नहीं, 3-4 आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में बेसिकली ये चीजें हैं जो आपने करके जाना ही जाना है, ठीक है। इस चैप्टर में से सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से आता है। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर। तो जितने भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, इसी में से ही आपने करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट, अच्छे से करना। थैंक यू।